प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 5वीं गणित में गुणज और गुणनखंड के बारे में पढ़ेंगे। हम यहाँ पर समझेंगे कि गुणज क्या होती है और गुणनखंड क्या है। ठीक है। तो जैसा कि आप तो पहाड़ा पढ़ते ही हैं। पहाड़ा में होता क्या है कि किसी का हम यदि पहाड़ा पढ़ें तो उसमें क्रम से जो है एक का, दो का, तीन का, चार का, पाँच का, इस प्रकार से आगे गुणा करते जाते हैं और फिर उसका जो है हमको गुणनफल मिलता है, मतलब परिणाम मिलता है, उत्तर मिलता है, वो गुणनफल हुआ। जैसा कि यहाँ पर ये ठीक है, दो का पहाड़ा हमने पढ़ा, पहले एक के साथ, फिर दो के साथ, फिर तीन के साथ, फिर चार के साथ, इस प्रकार से ये क्रमशः हम गुणा करते रहते हैं। तो ये जो जितनी भी संख्याएं जो मिलती हैं, ठीक है, ये दो की गुणज कहलाती है। क्या कहलाती है? दो की गुणज। मतलब गुणा से जो उत्पन्न हुआ, गुणा से जो जो मिला, तो उसको हम गुणज कहेंगे। और इन गुणज में यदि दो का हम भाग दें तो पूरा का पूरा भाग भी चला जाता है, शेष जो है शून्य आता है। इसी तरीके से देख रहे हैं कि तीन का भी पहाड़ा बना हुआ है। तीन के जितने भी गुणज हैं उसमें तीन को हम विभाजित करेंगे तो पूरा का पूरा भाग चला जाएगा और शेषफल शून्य आएगा। ये इस प्रकार से कहना है। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये चित्र देखिए और चित्र को हम समझने का प्रयास करते हैं कि एक पत्थर की ओर जो है हिरण है और खरगोश है। हिरण छलांग लगाती है तो तीन पत्थर, जो तीन लिखा हुआ है, तीसरे नंबर के पत्थर पर पहुंचती है। फिर वो छलांग लगाएगी तो बराबर छलांग लगाएगी, उतनी ही छलांग, तो ये 6 नंबर में पहुंच गया। फिर ये फिर से छलांग लगाएगी तो 9 में जाएगी और फिर छलांग लगाई तो ये 12वां नंबर का जो पत्थर, बड़ा पत्थर, वहां पर ये पहुंच जाएगी। लेकिन खरगोश उतना छलांग नहीं लगा पाता, वो दो दो पत्थरों की छलांग लगाएगा। ये देखिए, 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12 में पहुंचेगा। तो यहां पर यह बताया जा रहा है कि हिरण कौन कौन से पत्थर से होकर गुजरेगा। तो जैसा कि यहाँ पर 3 है, फिर 6 है, फिर 9 है, फिर 12 है। तो देखिए, ये हुए तीन के गुणज। तीन तीन पत्थर जो है वो आगे बढ़ रही है। और खरगोश का हम देखें तो 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10 और फिर 12वां नंबर पर। तो ये 2 का गुणज हुआ। दो दो स्थान पर वो आगे बढ़ रहा है, दो दो स्थान आगे बढ़ रहा है वो। तो ये इस प्रकार से है। इस चीज को समझने के लिए ये चित्र का सहारा लिया गया है। 4 का गुणज आप बता सकते हैं तो आप जो है करेंगे क्या? 4 का गुणज लिखने के लिए 4 का पहाड़ा, 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, ये इस प्रकार से आगे लिखते जाएंगे। 5 के लिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पचे 25, 9 के पहाड़ा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंचे 45, ये इस प्रकार से आगे ये बढ़ेगा। मतलब गुणज का अर्थ आप लोग समझ गए होंगे। देखिए, गुणज को अपवर्त्य भी कहते हैं। हमने कभी पढ़ा होगा, इस चैनल के माध्यम से आपको बताया है, लघुत्तम समापवर्त, लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक। तो गुणज को जो है अपवर्त्य बोलते हैं, उसी का नाम है। सबसे बड़ा गुणज कौन सा? 3 के जितने भी गुणज तुम लिख सकते हो लिखो, तो हम लिखते जाते हैं। ठीक है। और क्या पूछ रहा है? सबसे बड़ा गुणज कौन सा? क्या आप सबसे बड़ा गुणज लिख सकते हो? कि ये संख्याएं तो अनंत होती है, संख्याएं अनंत होती हैं, इसलिए सबसे बड़ा गुणज जो है हम लिख नहीं सकते, ये तो आगे बढ़ती जाएगी।
हाँ, हम सबसे छोटा गुणज जरूर लिख सकते हैं। इसीलिए लघुत्तम, लघुत्तम यानी सबसे छोटा, लघुत्तम यानी सबसे छोटा। ऐसा नहीं होता कि महत्तम समापवर्त्य हो, क्योंकि महत्तम समापवर्त्य जो है, समापवर्त्य ये लिखा नहीं जा सकता, इसलिए महत्तम समापवर्त्य नहीं होता, महत्तम समापवर्तक होता है। आगे हम इस चीज को और जानेंगे, समापवर्तक होगा वो, ठीक है। तो ये है समझने वाली बात, समापवर्तक रहेगा। और यहां पर देखिए लघुत्तम समापवर्त्य है, लघुत्तम समापवर्तक नहीं होगा। तो ये आगे चल करके इसको और थोड़ा सा अच्छा से क्लियरफाई इसको समझेंगे बच्चों। अभी सबसे छोटा समापवर्त्य होता है, मतलब यहां पर हम देखें 3 का जो गुणज था उसमें सबसे बड़ा गुणज तो हम नहीं निकाल सकते, हाँ, लेकिन जो सबसे छोटा गुणज है 3 का वो क्या रहेगा, 3 ही रहेगा, ठीक है। समापवर्त्य की बात आ रही है, समान रूप से गुणज, तो इसके लिए 2-3 संख्याओं का, जैसा कि यहां पर 2 और 3 का पूछा जा रहा है कि दोनों का समापवर्त्य क्या है। तो 2 का, जैसा कि खरगोश ने उछला था तो 2 में पहुंचा, है ना, फिर 4 में, फिर 6 में, फिर 8 में, फिर 10 में, ठीक, और फिर 12 में पहुंचेगा, फिर 12 से 14, ये आगे बढ़ेगा। इसी तरीके से हिरन जब उछली थी तो ये 3 में, फिर 6 में, फिर 9 में, फिर 12 में, फिर 15 में, इस प्रकार से। तो यहां पर यह कह रहा है कि जो 2 के गुणज हैं और 3 के गुणज हैं वो समान रूप से कब होते हैं, और समान रूप से हम देखते हैं तो ये 6 में है, दोनों पहुंचे 6 नंबर में, फिर हम देखते हैं कि 12वां नंबर में भी है। लेकिन बात यह है कि लघुत्तम कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, तो 6 है। तो इसलिए ये इस प्रकार से हम समान गुणज या समापवर्त्य पर अपनी समझ बनाते हैं। लघुत्तम समापवर्त्य का मतलब होता है सबसे छोटा समान गुणज या सबसे छोटा समान अपवर्त्य। इससे संबंधित हम गणित को हल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों ने लघुत्तम समापवर्त्य पर अपनी समझ बनाई। हम आगे और इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और समझेंगे महत्तम समापवर्तक क्या चीज होती है।